हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उन सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, ठीक है, बिना स्किप किए हुए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है इसमें 6 क्वेश्चन है और ये फिगर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब अगर आपके पास बुक है तब तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बिना फिगर के ये क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो जिसके पास बुक नहीं है तो हम एक काम करते हैं, जो भी फिगर वाले क्वेश्चन हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इस सभी क्वेश्चन में उस फिगर में जिसका वो प्रेरित धारा पूछ रहा है, ठीक है, फिगर बना हुआ है और प्रेरित धारा, इन सब में जो प्रेरित धारा हमको निकालनी है, ये सारा का सारा जो है लेंज के नियम के अकॉर्डिंग निकलेगा। किसके नियम? लेंज के नियम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ इसमें से निकलेगा, ठीक है। तो आप लेंज के नियम के अकॉर्डिंग निकाल लेना। मैं सारा का सारा जो है स्क्रीनशॉट लेके हर एक फिगर के नीचे उसका आंसर लिख के वीडियो के एंड में लगा दूंगा, और जिससे वहाँ पर आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो बिना फिगर के हैं, जो कैलकुलेशन है, जो फार्मूले बेस पे लगने, उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक लंबी प्रणालिका के 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। यहाँ सबसे समझने वाली बात है दोस्तों, सबसे ध्यान देना। क्या कह रहा है कि जो हमारा प्रणालिका दिया हुआ है उसके 21 सेंटीमीटर में फेरों की संख्या दिया है, ठीक है। जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर लंबा है, इसमें टोटल कितने फेरे हैं? इसकी लेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर और इसमें फेरे हैं 15, ठीक है। कितने फेरे हैं? 15। तो 1 सेंटीमीटर में 15 फेरे हैं, तो 1 मीटर में कितने फेरे हो जाए? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 1 मीटर बराबर कितना होता? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने फेरे हैं? 15। तो 1 मीटर में कितने फेरे हो गए? 15 गुणे 100 इक्वल टू 1500 फेरे, ठीक है। ये हो गए प्रति एकांक मीटर, ठीक है। प्रति एकांक मीटर में फेरों की संख्या आ गई हमारी ये, ठीक है। आगे हम इसके अंदर 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप प्रणालिका अक्ष के लंबवत रखा गया है। अब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? क्षेत्रफल का, यानी एरिया दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है A इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भी हमें क्या करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? देखो इसमें क्या सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तब ना सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो इसी तरीके से मीटर गुणे मीटर, यानी एक बार इसको 100 से भाग करेंगे, फिर एक बार और करेंगे, ठीक है, तब जाके ये हमारा क्या होगा? मीटर स्क्वायर है। क्योंकि सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 2 बार है, तो दोनों सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, फिर 100 से भाग करेंगे, ठीक है। तो ये जो है टोटल निकल के आ गया हमारा 2 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे, यदि प्रणालिका में बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर में 4 एम्पियर 1 सेकंड, यानी जो धारा बह रही है, धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं। कितना? पहले 2 एम्पियर था, अब 4 एम्पियर कर रहे हैं। लेकिन ये कितने समय के लिए? 0.1 सेकंड के लिए। समय क्या दिया हुआ है? 0.1 सेकंड। धारा का मान क्या दिया है? ठीक है, I1 बराबर 2 एम्पियर, I2 बराबर 4 एम्पियर, ठीक है। तो धारा में परिवर्तन कितना हो गया? di/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? धारा में डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा? 4 - 2 और बटे dt, समय कितना है? 0.1, ठीक है। ये आ गया 2/0.1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 20 एम्पियर पर सेकेंड। अब 20 कैसे आया? क्लियर है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं। 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, और ये 10 चला गया ऊपर, 2 × 20, ठीक है। ये इतनी चीज़ दी हुई है। अब हमें निकालना है कि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान कितना होगा? E इक्वल टू कैलकुलेट करना।
ठीक है, यही वैल्यू हमें निकालनी है। हम जानते हैं E = होता क्या है, d∅/dt, ठीक है। तो φ क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। φ हम जानते हैं क्या उसका, b × वैल्यू रख लो फाई की, तो dB/dt, ए को कांस्टेंट है बाहर ले आओ, a dB/dt। बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, बी क्या चीज़ है, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र किस चीज़ का है, परिनलिका के अक्ष पर। तो कोई भी अगर हमारी लंबी परिनलिका है तो परिनलिका के अक्ष पर मैंने बताया था चुंबकीय क्षेत्र B = होता है μ0 n I, जहाँ पे n क्या है, परिनलिका में फेरों की संख्या है, μ0 तो कांस्टेंट है, I परिनलिका में बहने वाली धारा, ठीक है। तो अब B की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो E = क्या मिलेगा, A d μ0 ni/dt, ठीक है। तो E = हो गया, जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको ले आओ बाहर, μ0 n कांस्टेंट है, तो A μ0 n di/dt, सब वैल्यू आपको पता है। A की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻4, तो 2 × 10⁻⁻4, ठीक है, गुणे μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7, तो 4π की वैल्यू होती है 3.14 गुणे 10⁻⁻7 इंटू n की वैल्यू कितनी है, n बराबर यहाँ दिया हुआ है 1500, ठीक है, गुणे di/dt की वैल्यू निकाली गई है 20, तो सारी वैल्यू रख ली गई दोस्तों। अब सबको उठा के गुणा कर लो, ठीक है, सबको उठा के गुणा कर लो, गुणा करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा करो, कितना आएगा देखो, इसका इसमें करो, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 के 2, ठीक है भाई। पहले हमने इसको इसमें किया, 4 दूनी 8 हो गया, अब 8 आया, 8 से इसमें गुणा कर रहे हैं, तो 8 चौक 32, 32 के 2 हासिल 3, 8 1 के 8 3 11, ठीक है, हासिल 1, 8 3 24 1 25, ठीक है। 1 1 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे देखो कितना है, 10⁻⁻4 10⁻⁻7, दोनों पावर जो है माइनस में है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, तो -4 -7 मिल के हो गया -11। अब नीचे बच रहा है ये, ठीक है, तो 15 दूनी 30, 1 0 यहाँ का 2 0 यहाँ का, ठीक है, 15 दूनी 30, 2 0 ए और 1 0 ये, ठीक है, इतना आ गया। अब 3 से इसमें गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 1 के 3, ठीक है, 3 5 15 के 5, 3 5 15 के 5 और 3 दूनी 6 1 7, ठीक है, गुणे 10 की घात, यहाँ पे देखो -11 है, 1 2 3 4 गुणे 10 की घात -4, सॉरी पॉजिटिव है ना, तो +4, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, कितना हो गया, 75.36 गुणे 10 की घात -7, ठीक है, 11, दोनों जोड़ो तो एक माइनस है एक प्लस है, ठीक है, एक माइनस है एक प्लस है, तो जब प्लस माइनस होता है क्या हो जाता है, माइनस, और चिन्ह हमेशा बड़े का लगता है, बड़ा कौन है, 11, 11 का चिन्ह लग गया। अब दशमलव को एक अंक और इधर ले आओ तो यहाँ पे पावर 1 प्लस हो जाएगी, तो 7.536 गुणे 10 घात -7 था, दशमलव एक अंक खसका है तो +1 हो गया, ठीक है, फिर प्लस माइनस, माइनस चिन्ह हमेशा बड़े का लगेगा, तो आया 7.5। अब इधर देखो, इधर की जो है ये 5 से कम है तो इसको छोड़ देते हैं, अगर 5 होता या 5 से ज़्यादा होता तो आगे एक जोड़ लेते, तो 5 से कम ऐसे ही छोड़ दो, गुणे 10 की घात कितना हो गया -6, ठीक है भाई। विद्युत वाहक बल है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों।
अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर हैं, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है, ठीक है। यह लूप अपने तल में अभिलंबवत 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बाहर की ओर निकल रहा है। यानी जो ये हमारा आयताकार लूप है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र से ऐसे बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग v इक्वल टू दिया है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर वो दूरी ट्रेवल करता है। कटे हुए भाग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा जब लूप की गति अभिलंबवत हो। दूसरा कह रहा है लूप की, ठीक है, अब किसके अकॉर्डिंग निकालना है, पहली लंबी भुजा के अकॉर्डिंग, दूसरा जो है छोटी भुजा के अकॉर्डिंग, और फिर पूछ रहा प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी, समय भी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये नोट हो गया, इसको पहले मिटाते हैं फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों बस आप ध्यान से देखिए, हर एक न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आएगा। फार्मूला अगर आपको याद हो तो, नहीं भी याद हो तो अब बस आप इसको देखते जाइए और फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद आप सारे फार्मूले को अच्छे से एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर फिजिक्स के फार्मूले आपको याद हो गए हैं तो क्वेश्चन आपसे 100% श्योर है कि लग जाएगा। और थोड़ी सी आपकी थ्योरी पोर्शन कम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो आप थ्योरी पोर्शन पढ़कर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो चीज़ें दे रखी है पहले उसको नोट करो। दिया है आयताकार लूप है, ठीक है, ये हमारा कोई लूप है, इसकी छोटी भुजा दी हुई है 2 सेंटीमीटर और ये लंबी भुजा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जिसे मान लेते हैं ये बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसी में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। हमेशा, अच्छा क्रॉस और डॉट का भी मतलब आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो ध्यान से देखो। क्रॉस का मतलब होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, ठीक है। और जब इसी को हम डॉट से दिखा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, जब इसको हम डॉट से दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के लंबवत तो है, लेकिन कैसे है, इस बार अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर, और क्रॉस में बाहर से अंदर की ओर, इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया हुआ है, तो पहले तो इसको सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लो, ठीक है। तो छोटी भुजा की लंबाई छोटी भुजा 2 सेंटीमीटर यानी 2 × 10⁻² मीटर, बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर 8 × 10⁻² मीटर, चुंबकीय क्षेत्र B का मान 0.3 टेस्ला, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है, वेग दे रखा है, इसी वेग से ये बाहर की ओर निकल रहा है, v वेग से, ठीक है। v इक्वल टू दिया है 0 कितना है 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, ठीक है, यानी 1 × 10⁻² मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड दे रखी है, ठीक है। हमें निकालना है पहली स्थिति, पहला क्वेश्चन है लूप की लंबी भुजा के, ठीक है, अभिलंबवत विद्युत वाहक बल कितना होगा। अगर ये लूप, ठीक है, इस लंबी भुजा के अनुरूप गति कर रहा है, कैसे गति कर रहा है,
ऐसे लंबी भुजा, ठीक है। और लंबी भुजा की गति का मतलब जैसे ये है तो इसका सबसे लंबा भुजा ये ऐसे गति कर रहा है, ठीक है। जब हम छोटी भुजा के अनुरूप गति बोलेंगे तो छोटी भुजा के अनुरूप का मतलब ऐसे गति कर रहा है, ठीक है। तो लंबी भुजा के अनुरूप गति कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो लंबी भुजा के अनुरूप गति कर रहा है, तो अगर इसको बाहर निकलना हो, इसको क्या बाहर निकलना हो तो कितना दूरी तय करेगा, 2 सेंटीमीटर। जितना ये है, अगर ये किनारे पर है तो बाहर निकलने के लिए कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें निकालना विद्युत वाहक बल, E इक्वल टू होता है VVL, ठीक है। VVL, B आपको दिया हुआ है, V भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, और L भी आपको दिया हुआ है। सारी चीज़ें आपको दे रखी है, बस आप वैल्यू रख दो, आंसर ले लो। 0.3 गुणे 1 गुणे 10 घात -2। L की वैल्यू क्या होगी, किसके अनुरूप बोला है, लंबी भुजा। तो लंबी भुजा हमारी कितनी है, 8 सेंटीमीटर गुणे 8 गुणे 10 घात -2। सॉल्व कर लो, 8 त्रिक 24, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लग गया। 10 की घात -2, 10 की घात -2 गुणे 10 की घात -4 वोल्ट, ठीक है। अब ये विद्युत वाहक बल कितने समय के लिए रहेगा, तो समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी ट्रेवल करेगा, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बटे चाल कितनी है, यो सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड चला गया ऊपर, आ गया 2 सेकंड। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये 2 सेकंड के लिए काम करेगा, ठीक है। दूसरा, अब जब गति हमारी छोटी भुजा के अनुरूप हो, जब गति छोटी भुजा के अनुरूप हो तब विद्युत वाहक बल बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला यही रहेगा, L बदल जाएगा। B 0.3, B की वैल्यू 1 गुणे 10 की घात -2, L की वैल्यू 2 गुणे 10 की घात -2, तो 2 तिहाई 6, 0.6 गुणे 10 की घात -4 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ समय कितना है, कितने समय के लिए रहेगा, दूरी बटे 4। अगर ये इसके अनुरूप, यानी अब ऐसे गति कर रहा है, ठीक है। अभी तक ये लंबी भुजा के अकॉर्डिंग ऐसे गति कर रहा था, लेकिन अब ऐसे निकल रहा, ऐसे। तो अगर ये पॉइंट यहाँ है तो यहाँ वाली पॉइंट कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो दूरी हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर चाल, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो लिख भी दे रहे हैं भाई, लो लिख दे रहे हैं, बहुत बेसिक फार्मूला इसलिए नहीं लिख रहे थे। दूरी 8 सेंटीमीटर, चाल सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 8 चला गया ऊपर, तो 8 सेकंड, सेकंड चला गया ऊपर। तो जो दूसरी, जब छोटी भुजा के अनुरूप गति करेगा तो इसमें विद्युत वाहक बल जो है वो टोटल 8 सेकंड के लिए रहेगा, ठीक है। नोट कर लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है कि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परिता जो कोणीय आवृत्ति ओमेगा दे रखा है वो 400 रेडियन पर सेकंड दिया है, ठीक है। दूसरा, छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है। अक्ष के अनुदेश सभी जगह एक समान चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला है। वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, ठीक है। वलय और अक्ष के बीच कितना विद्युत वाहक बल होगा उसको हमें निकालना है। तो देखो इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। पहले तो इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखो इसमें जो भी चीज़ है उसको लिख लेते हैं। धातु की छड़ की लंबाई जो है वो 1 मीटर है। ये मान लेते हैं हमारी कोई 1 मीटर लंबी धातु की छड़ है, ठीक है, 1 मीटर।
इसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन पर सेकंड कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रहा है। ठीक है, ओमेगा इजकल टू कितना दिया है, एल इजकल टू तो 1 मीटर हो गया, ओमेगा इजकल टू 400 रेडियन पर सेकंड। भाई घूर्णन का मतलब है और रेडियन पर सेकंड ये किसका मात्रक है, कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा। फिर कह रहा है छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है, एक धात्विक वलय से संपर्कित है। ठीक है, ये हमारा धात्विक वलय हो गया। चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला में रखा हुआ है। ठीक है, रखा हुआ है। निकालना है कि वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल, वलय और अक्ष के बीच कितना विद्युत वाहक बल स्थापित होगा। तो विद्युत वाहक बल E इजकल टू बी वी एल। हमें V पता है, L पता है, लेकिन ये नहीं पता है, ये क्या है, V है, रेखीय वेग। ठीक है, तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, तो रेखीय वेग इजकल टू होता है, रेखीय वेग V इजकल टू होता है R ओमेगा। R का मतलब होता है डिस्टेंस, यहाँ पे दूरी की दूरी जो है हमें लेंथ के रूप में दी है, तो R की जगह कर लेंगे ओमेगा L या L ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में शुरुआत में जो है इसका कोणीय वेग कितना था, शुरुआत में W इजकल टू 0। ठीक है, और अंतिम में इतना हो गया। शुरू में रेखीय वेग इसका कितना हो, इतना था, 0 था, और लास्ट में इतना हो गया। तो इसका औसत रेखीय वेग कितना हो गया, औसत रेखीय वेग। भाई कोई भी चीज़ जैसे अगर अक्ष में रख रहे हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में उसके अक्ष के अनुदिश रख रहे हैं, तो वो डायरेक्टली तो मूव करेगा नहीं, तुरंत घूर्णन गति नहीं करने लगेगा। तो वही चीज़ स्टार्टिंग में मान लेते हैं उसका रेखीय वेग 0 और बाद में इतना हो जाता है। तो औसत रेखीय वेग 0 प्लस ओमेगा L बाई 2। ठीक है, तो अब B की ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, E इजकल टू B 0.5 टेस्ला। इस B का मान ओमेगा L बाई 2 गुणे L वैल्यू रख लो 0.5 गुणे ओमेगा 400 L 1 मीटर, 1 मीटर और बट्टे में 2, 5 20। ठीक है, 5 20 और 1 2 2 0 हो गया। ठीक है, अब एक अंक के बाद दशमलव होती, एक अंक के बाद दशमलव लगा लिया गया, एक अंक के बाद दशमलव लगा लिया, बटे में 2, तो 2 इसके 2 और 2 0 बच रहा था, आ गया 100। ठीक है, 100 दहमा 100 दूनी 200। ठीक है, आ गया 100। तो विद्युत वाहक बल कितना आ गया, 100 वोल्ट। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, बस आप लोग देखते जाइए, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व मिलेंगे। बस शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखते जाइए, कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। ठीक है, और जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, उसको दोबारा देख लिया जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 8 गुणे 10⁻² मीटर। ठीक है, अगला है फेरों की संख्या 20 है। ठीक है, इसमें फेरों की संख्या जो है n इजकल टू 20 है। फिर आगे देखो, अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः 50 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से, भाई कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा बराबर दिया है 50 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, आगे 50 रेडियन पर सेकंड कोणीय आवृत्ति से
3 गुणे 10 की घात माइनस 2 टेस्ला वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का मान है 3 गुणे 10 की घात माइनस 2 टेस्ला। ठीक है। कुंडली में उत्पन्न अधिकतम तथा औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली 10 ओम प्रतिरोध का एक बंद लूप बनाए तो उसमें जो है अधिकतम धारा का भी मान निकालिए। जूल ऊष्मन के कारण क्षयित औसत शक्ति की गणना कीजिए। यहाँ पे ठीक है, यहाँ शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही ये भी हमें निकालना है। तो इसमें दो चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले तो आपको विद्युत वाहक बल E का मान निकालना है। दूसरा जो है निकालना है औसत शक्ति की गणना कीजिए। ठीक है, शक्ति भी निकालनी यानी पावर भी हमको निकालना हुआ। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें इसमें निकालनी है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व होगा। तो विद्युत वाहक बल सबसे पहले निकाल लेते हैं। विद्युत वाहक बल इक्वल टू होता है फार्मूला एक एन ए बी साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर साइन ओमेगा टी की क्या वैल्यू होगी? क्वेश्चन में कहा है कि अधिकतम मान के लिए। ठीक है, तो ये अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम तभी होगा जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, और साइन की अधिकतम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो साइन अधिकतम मान के लिए ठीक है ई के अधिकतम मान के लिए साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1। ठीक है, तो बचा क्या? ई इक्वल टू एन ए सॉरी यहाँ पे ओमेगा भी होगा। ठीक है, एन ए बी ओमेगा, एन ए बी ओमेगा। ठीक, वैल्यू रख लो। एन की वैल्यू दी हुई है कितना है? 20 गुणे ए की वैल्यू रेडियस दिया हुआ है तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मतलब हो गया 8 का स्क्वायर गुणे 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 10 की घात माइनस 4। ठीक है, बी की वैल्यू गुणे 3 गुणे 10 की घात माइनस 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू 50 गुणे 50 आया कितना? 20 गुणे 8 × 64 गुणे पाई 3.14 गुणे 10 की घात माइनस 4 और 10 की घात माइनस 2 यहाँ हो गया 10 की घात माइनस 6 सीधे 10 की पावर का काम खत्म हो गया। 3 × 5 = 15 गुणा करके डायरेक्ट मैंने लिख दिया 150। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। 15 दूनी 30 तो यानी इसका कितना हो गया? 3000। देखो गुणा कर लो, 1 0 ये 1 0 ये 2 0 और 15 दूनी 30। ठीक है, गुणे 64 और गुणे 3.14 गुणे 10 की घात माइनस 6। अब इन सबको हमें क्या करना? गुणा करना है। गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? हम यहाँ पे जो है डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो जब इस सबका गुणा करेंगे तो गुणा करने पे ये आएगा हमारा 0.603 वोल्ट। ठीक है, 0.603 वोल्ट। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हमने बताया आपको गुणा करके हमने दिखाया है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ निकल आया, अधिकतम विद्युत वाहक बल। अब आपसे एक चीज़ और पूछा है। क्या पूछा है? अधिकतम धारा। अधिकतम धारा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अधिकतम धारा I बराबर हो जाएगा E/R। E की वैल्यू 0.60। ठीक है, 0.603/10 यह आ गया 0.0603। धारा की वैल्यू निकल आई। एक चीज़ और पूछा है। क्या पूछा है?
बुक उठाओ देखो क्या पूछा है। और हाँ, औसत शक्ति, ठीक है, औसत यानी ई औसत, ई एवरेज इजकल टू क्या फार्मूला होगा, तो इधर मिटा देते हैं, इधर हो गया होगा आप लोगों का। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा जो है टेक्निकल भी है, अगर ये एग्जाम में आएगा तो सीधे सीधे 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। देखो, तो ई एवरेज इजकल टू होता है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई। अब 0 से 2 पाई क्या 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 मतलब है कि जो है यहाँ पे क्या दिया है, वलय दिया, उसके त्रिज्या, तो यानी जब वो घूर्णन करेगा, ठीक है, तो अगर ये ऐसे मूव कर रहा है कोई चीज़, तो अगर यहाँ पे इसकी डिग्री 0 है तो टोटल कितना मूव करेगा, कितना एंगल बनाएगा, 0 से 2 पाई, ठीक है। ये आप ऐसे ही देख लो, यहाँ पे 0 डिग्री ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पहुँचते हैं 90 अंश, यहाँ तो 180, फिर आते हैं 270, फिर आते हैं 2 पाई, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे लिमिट हो गई हमारी 0 से 2 पाई, ठीक है। E इंटू डी टी, ए इंटू डी टी, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई। ई की वैल्यू, ई बराबर क्या होता है, NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। सबको ले आओ बाहर, 1/t बाहर क्या आ गया, NAB ओमेगा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है NAB ओमेगा बाई टी, ऐसे रहेगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो ये हो गया यहाँ पे कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ठीक है। लिमिट 0 से 2 पाई, ओमेगा को निकाल लो बाहर, इस ओमेगा से ये ओमेगा हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो NAB बाई टी इक्वल टू कास, इसकी वैल्यू, ठीक है, ओमेगा टी की जगह हम क्या रखेंगे 2 पाई, और कास 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, माइनस कास 0, और कास 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1 माइनस 1 0, तो औसत, ई औसत, ठीक है, तो औसत शक्ति कितनी आ गई हमारी 0 आ गई, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें और पूछ रहा, उसको भी निकाल लो, तापन के कारण औसत शक्ति, ठीक है, ये तो हमारा संपूर्ण चक्र के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ गया, ठीक है। ये तो आधे चक्र के लिए था और ये जो है पूरे चक्र के लिए आ गया। अब एक चीज़ इसमें और पूछा था, क्या था, ऊष्मन यानी तापन के कारण, ठीक है, तापन के कारण औसत शक्ति, तापन के कारण औसत शक्ति, तो औसत शक्ति स्टार्टिंग में तो 0, अब विद्युत वाहक बल जो है इतना आ गया है, तो औसत शक्ति अगर स्टार्टिंग में हमारी ई रही होगी तो पहला 0, फिर फार्मूला होगा E0 I0, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि औसत चाहिए तो प्राथमिक और अंतिम दोनों जोड़ के भाग कर दो, ठीक है। तो हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं तभी सॉल्व होगा। ये बीच का हो गया ना, वैल्यू रखो इसमें, औसत शक्ति E इक्वल टू E0 I0 बाई 2, तो E0 का मान कितना है, कितना 0.603 इंटू I0 का मान I0 0.603 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको गुणा करो और 2 से भाग कर दो, तो गुणा करने के बाद 2 से भाग देने के बाद जो आएगा आपका 0.018 वाट, इतने आपकी औसत शक्ति होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक, या यहीं छोड़ दें, काफ़ी लंबा हो जा रहा है सेशन, ठीक है। चलो 3 क्वेश्चन बच रहा है, इसको जो हम लोग कल कर लेंगे, 7वां 8वां 9वां 10वां, 4 क्वेश्चन है,
इसको हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। अभी आपका जो है इसमें क्वेश्चन हमने कहा था पहला और दूसरा जो आपके इमेज वाले क्वेश्चन है उसको भी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे हमें लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो उसको भी ऐड कर दे रहे हैं। आज के लिए 6 क्वेश्चन बहुत हो गए, बाकी 4 क्वेश्चन कल सॉल्व कर लिए जाएंगे, ठीक है।